दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। और आज फिर से हिंदी के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले आप सभी छात्रों से एक निवेदन कि वीडियो के अंत में अपना फीडबैक जरूर दें। जो भी हो फीडबैक आपका, लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी हो, जो भी क्वेरी हो, आप अपनी क्वेरी जरूर हम तक पहुंचाएं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका आज का जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रेखांकित है रामचरितमानस। ठीक, जी हाँ, देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ रामचरित पूछ ले, अगर मान लीजिए रामचरित, ठीक, रामचरित अगर पूछ ले तो यहाँ पे जो है अभिनंद होंगे। ठीक है, दो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस और रामचरित। कभी कभी हम कंफ्यूजन बस रामचरित भी जो है उसको भी हम तुलसीदास जी लगा देते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। आप याद रखेंगे कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और अगर रामचरित पूछ ले तो अभिनंद जी हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? जी हाँ, देखिए यहां सही जवाब होगा आपका भक्ति काल। ठीक है, तुलसीदास, जायसी, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास आदि ये सब भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल का जो समय रहा है वह आपका 1375 से 1700 तक रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1375 से 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ऑप्शन में आप रचनाएं देख पा रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आप रामायणी देख पा रहे हैं। रामायणी जो है यह सूरदास जी की न होकर के बल्कि कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, इसकी रचना है कबीरदास जी की है। चलिए, बाकी सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आधे अधूरे जिसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, कौन है? मोहन राकेश। और यह जो है दोस्तों नाटक विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? नाटक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जी हाँ, देखिए जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वध नाम से और भी चीजें हैं, हयग्रीव वध है, हयग्रीव वध है। ठीक है, भर्तृमेंठ है, इसके भर्तृमेंठ है, और एक है आपका शिशुपाल वध। ठीक, शिशुपाल वध। तो यहाँ पे माघ होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? हिंदी विधा का युग, हिंदी भाषा का एक विशेष और महत्वपूर्ण युग। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि जो है छायावादी रचनाकार हैं। ठीक, सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न है। ठीक है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन क्या होगा भाई यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ देखिए ऑप्शन बी 4 सही होगा। ठीक है, आदिकाल, आदिकाल जिसका टाइम पीरियड 1050 से
1350, फिर भक्ति काल, इसका टाइम पीरियड 1350 से 1700, ठीक है। फिर आपका रहा रीतिकाल, रीतिकाल आपका 1700 से 1900, ठीक है। उसके बाद आपका आधुनिक काल रहा है, आधुनिक काल आपका रहा 1900 से 1984 तक। तो ये महत्वपूर्ण हिंदी कालखंड है, ठीक है। हिंदी साहित्य को इन 4 महत्वपूर्ण कालखंडों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। जगत का अर्थ है क्या? जगत का अर्थ क्या होगा भाई? यहां देखिए ऑप्शन बी संसार, जगत का अर्थ है संसार। अगला प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर है क्या? चलिए यहां देखिए जो दीर्घ स्वर है दोस्तों आपका ई है, बड़ी ई की जो मात्रा है यह आपका दीर्घ स्वर है। ये छोटी आपका ह्रस्व स्वर है। बाकी आपका ए और ऐ जो है दोस्तों यह जो है आपके संयुक्त स्वर है, ठीक है। अ प्लस ई से आपका ए बनता है, ठीक है। इसी तरह ऐ भी आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो यहां पे ऑप्शन क्या सही होगा? व, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा? व, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? यहां अल्प प्राण व्यंजन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है भाई? ग, ठीक है। आपके किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वह क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है क्या? है योग रूढ़ शब्द आपको बताना है। जी हाँ, यहां देखिए योग रूढ़ शब्द क्या है? जलज, ठीक। जलज योग रूढ़ शब्द है। देखिए थोड़ा सा योग रूढ़ के बारे में हम जान लें। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु सामान्य अर्थ न प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जलज आपका है ऑप्शन सी, ठीक है। जलज मतलब कमल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा क्या? यहां ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं महाधन उत्सव, ठीक। महाधन उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। और यहां कौन सी संधि है? गुण संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है। समास से प्रश्न है, बैलगाड़ी में समास है, आपको बताना है। बैलगाड़ी का थोड़ा सा समास विग्रह कर लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी मतलब बैल की गाड़ी, तो बैल की गाड़ी। अब यहां देख लीजिए आप कारक चिन्ह से समझ जाएंगे यहां क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है आगमन में? आगमन का हम डिवाइडेशन कर दे रहे हैं, शब्द का विच्छेद कर दे रहे हैं। देखिए गमन मतलब होता है जाना, और इसी गमन में अगर आ लग गया तो हो गया आना। और आप जानते हैं कि जो शब्द किसी शब्द में, जो अक्षर या वर्ण किसी शब्द में आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ गमन में आ लग गया है तो आगमन हो गया है। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसोईया में प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं, ये शब्दों के बाद में जुड़ करके, अंत में जुड़ करके शब्द
नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक, तो रसोईया में कौन सा प्रत्यय है भाई? जी हाँ, रसोईया में देखिए इया प्रत्यय है। ठीक है, इया प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं। यहाँ आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। जी हाँ, देखिए ऑप्शन ए में क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र मतलब क्या होता है इसका, आप अगर तद्भव निकालेंगे तो खेत। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? अभी आपने तत्सम देखा, अब तद्भव आपको बताना है। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं जीभ। जीभ आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा जिह्वा। ठीक है, जिह्वा जीभ का तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। जी हाँ, देखिए यहाँ ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, कटोरा शब्द आपका देशज है। कटोरा शब्द आपका जो है यह देशज है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? यहां एक शब्द है टिकट। ठीक है, आप जानते हैं टिकट इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका जो है विदेशी शब्द टिकट है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्न में संज्ञा शब्द है क्या? संज्ञा शब्द कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए संज्ञा शब्द क्या है। जी हाँ, देखिए ऑप्शन सी में आप सभा देख पा रहे हैं। सभा जो है संज्ञा शब्द है, और कौन सी संज्ञा है? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा? बताइए यहाँ कौन सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कौन शब्द है, और यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी कौन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द हैं लड़कपन, उचित, कठोरता या घबराहट। विशेषण शब्द कौन सा है? यहां पे देखिए ऑप्शन बी उचित शब्द जो है यह विशेषण है। उचित विशेषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है उठना, चमकना, गिराना, देना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? आप ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं गिराना शब्द है, और गिराना शब्द यहाँ पे जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। गिराना शब्द क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में अव्यय हैं। अव्यय क्या है? आप जानते हैं अव्यय क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ आपको बताना है अव्यय क्या है। ठीक, मैंने आपको एक दिन निपात शब्द भी बताया था। निपात भी अव्यय ही होते हैं, और निपात से ही इसमें से 4 में से एक शब्द है, ठीक, जो अव्यय भी है और निपात शब्द भी है, अवधारणा बोधक निपात है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी ठीक शब्द जो है यह अव्यय है और निपात भी है, अवधारणा बोधक निपात है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची है कौन सा? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी देख पा रहे हैं विहग, ठीक, विहग, विहंगम, खग, पतंग, ठीक, नभचर, ये सारे जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। यहाँ आपका ऑप्शन डी विहग जो है सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, जटिल का विलोम होगा क्या? विलोम शब्द से प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा जटिल का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं सरल। सरल जो है यह जो है
जटिल का विलोम है। सरल जो है जटिल का विलोम है। अगला प्रश्न है हमारा, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है क्या? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वहां से यहां से प्रश्न है कि जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे? देय। ठीक, क्या कहेंगे? देय। और जो गाने योग्य है वो क्या होगा? गेय। जो पीने योग्य है पेय। ठीक, इस तरह से यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है आपका, देय। अगला प्रश्न है हमारा, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ होगा क्या? देखिए, दिन मतलब होता है एक तो दिन या दिवस जिसे आप कहते हैं, और दिन मतलब क्या होता है? गरीब। दिन मतलब क्या होता है? गरीब। तो यहाँ आप ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं कि दिवस गरीब है। ठीक, तो यहाँ पे जो है दिन और दीन शब्द का युग्म का सही अर्थ ऑप्शन ए दिवस गरीब होगा। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक मतलब आप समझ लें अनेकार्थक का क्या अर्थ है। अनेकार्थक का अर्थ है एक शब्द एक ही हो और उसके कई सारे अर्थ हों। ठीक, एक शब्द के कई सारे अर्थ हों। आप देख पा रहे हैं अंबर, अंबर शब्द आप देख रहे हैं, इसके कई सारे अर्थ होंगे दोस्तों। एक तो होगा आसमान, ठीक, दूसरा होगा आपका वस्त्र, और भी इसके अर्थ होंगे बादल। ठीक, तो इस तरह से यहाँ आपका ऑप्शन सी अंबर शब्द जो है अनेकार्थक शब्द है। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ चैनल के माध्यम से हमने आपके सामने रखा, और इसी तरह से डेली हम आपके लिए जो भी चीजें, चाहे आपके पेट से रिलेटेड हो, चाहे आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आपका पूछता है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, और वही याद रखें कि मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट भी आया था पिछले बार कि क्वेश्चन अच्छे करवाइए, तो भाई क्वेश्चन मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक, जो आयोग पूछता है वही मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और एक क्वेश्चन का लेवल होता है, वही क्वेश्चन मैं रखता हूं ताकि इसके लेवल से आप पढ़ सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।